गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट। इस वीडियो में हम एक और सेंट्रल बैंक द्वारा प्रदान करी गई फैसिलिटी जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। और सेंट्रल बैंक ये फैसिलिटी अपने कस्टमर्स जो कि हो गए शेड्यूल बैंक्स उनको देता है। तो आइए जानते हैं क्या फैसिलिटी जो सेंट्रल बैंक्स देते हैं। पहले हम एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज़ अ फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का सेंट्रल बैंक है, और टू शेड्यूल बैंक्स टू बोरो फॉर ओवरनाइट पर्पस। तो जो ये फ्रेंड्स ये फैसिलिटी होती है ना, सिर्फ ओवरनाइट पर्पस या एक दिन के लिए ही होती है। ये ऐसा नहीं है कि जो इसके अंतर्गत जो पैसा सेंट्रल बैंक शेड्यूल बैंक्स को देती है उसको उसका टेनर 15 दिन या फिर 20 दिन या महीना नहीं होता, सिर्फ एक रात के लिए। सिर्फ और सिर्फ ये आपको ध्यान रखनी है बात, सिर्फ ओवरनाइट पर्पस के लिए अगर सेंट्रल बैंक लोन देती है तो वो किसके अंतर्गत देती है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो इसमें 3 पॉइंट्स हाईलाइट किए थे मैंने। रिजर्व बैंक जो आपको बताया, सेंट्रल बैंक, शेड्यूल बैंक्स क्या होते हैं ये आपको अभी तक याद हो जाना चाहिए। शेड्यूल बैंक्स मतलब जो शेड्यूल 2 ऑफ RBI एक्ट 1934 के अंडर जो बैंक्स मेंशन्ड हैं उसको शेड्यूल बैंक बोलते हैं। और ओवरनाइट पर्पस आपको मैंने बता दिया। It is resorted to when all other sources for borrowings have been exhausted by the banks and liquidity in the interbank market have dried up. अब क्या होता है माय फ्रेंड्स, जब बैंक्स को अपनी लिक्विडिटी जब उनके पास उनको पैसों की ज़रूरत होती है, मान लीजिए बैंक्स को बहुत सारे रेशियोज़ मेंटेन करने होते हैं, जैसे CRR, SLR, जो कि रोज़मर्रा कि उसमें इनको मेंटेन करने ही होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि इनको पैसों की कमी पड़ जाती है, पैसे शॉर्ट पड़ जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, दूसरे बैंक को फ़ोन करते हैं, जैसे कि HDFC है, उसके पास पैसे कम पड़ गए तो ये ICI को फ़ोन करेगा, PNB को फ़ोन करेगा, या जो भी जिनसे भी इसकी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट है उनको फ़ोन करेगा। अब मान लीजिए कि मार्केट में लिक्विडिटी टाइट है और इनके पास भी पैसे नहीं हैं, तो अब बैंक कहाँ जाएगा? बैंक जाएगा सेंट्रल बैंक, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट भी बोलते हैं। उसके पास जाएंगे ये बैंक, बोलेंगे कि हमें एक रात के लिए पैसे चाहिए सो दैट हम अपने रेशियो को मेंटेन कर सकें, वरना हम पे पेनल्टी लग जाएगी। तो ये सेंट्रल बैंक इनको पैसे दे देते हैं और उसके बदले में क्या रखवाते हैं? प्लेज। कुछ तो भाई सिक्योरिटी अमाउंट रखवाना पड़ेगा। कल को HDFC बैंक पैसे ना दे पाए तो फिर सेंट्रल बैंक वो पैसे कहाँ से रिकवर करेंगे? तो वो पैसे रिकवर करेंगे जो HDFC अपनी वहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ छोड़ के आए थे पैसे लेने के लिए, उसको बेच के RBI अपने पैसे पूरे कर लेगा। सो इट इज़ रिसॉर्टेड टू व्हेन ऑल अदर सोर्सेज ऑफ बोरोइंग हैव बीन एग्जॉस्टेड बाय द बैंक्स। और कोई सोर्स नहीं बचा, जितने भी वो अपने साम दाम दंड भेद लगा चुका था बैंक, अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था जो कि है सेंट्रल बैंक। This facility was launched by RBI in 2012 while reforming the monetary policy. Monetary policy थोड़ी reframe करी गई थी 2011-12 में और ये तब आया था। थोड़ा सा अब डिटेल समझ लेते हैं इसके बारे में। So lending mechanism for borrowing money, banks have to pledge their government securities with RBI. भाई कुछ तो गारंटी देनी पड़ेगी ना, भाई हम आएंगे आपके पैसे लेके वापस, वरना आप इनको बेच देना और अपना पैसा वसूल कर लेना। तो इसके लिए क्या रखवाते हैं गिरवी? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इसमें चार्ज होता है, अब देखो अब लोन है, अब फ्री में तो मिलेगा नहीं, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा। अब RBI को भी तो कोई इनकम होनी चाहिए ना, पैसा दिया है, तो वो जो होता है वो होता है 1% या 100 बेसिस पॉइंट अबव द रेपो रेट। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये की पॉलिसी रेट होता है जो आपको मैंने बताया था अपने पुराने वीडियोस में कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करती है। जो भी अभी करंट रेपो रेट होगा उससे 1% ज़्यादा महंगे दर पे, जैसे मान लीजिए अगर अभी रेपो रेट 5% चल रहा है तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होगा वो होगा 6%। अब ये 100 बेसिस पॉइंट क्या होता है? सो ये भी मैं आपको समझा देती हूँ कि 1% में 100 बेसिस पॉइंट होते हैं, ठीक है। आधे में कितने हुए? 50 बेसिस पॉइंट। 2% में कितने हुए? 200 बेसिस पॉइंट। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये 1% ऊपर या 100 बेसिस पॉइंट अबव द रेपो रेट पे उस दर पे लोन देता है। मिनिमम रिक्वेस्ट साइज़
मिनिमम जो बोरोइंग लिमिट है, मिनिमम आपको 1 करोड़ लेना पड़ेगा और उसके बाद में मल्टीपल्स 1 करोड़ 2 करोड़, ऐसे नहीं हो सकता कि 1.5 करोड़ ले लिया, 2.5 करोड़ ले लिया, 10.5 करोड़, ऐसे नहीं, 1 2 3 4 1 के मल्टीपल्स में बोरोइंग लिमिट। अब जो बोरोइंग लिमिट है बैंक्स की, बैंक अप टू 2 to 3% ऑफ देयर नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़। मैं आपको ये समझाती हूँ NDTL क्या होता है, पर अभी आप ये फिगर को देख लीजिए कि एक लिमिट होती है, वरना बैंक्स तो बोलें कि हमें तो आप कितना भी दे दीजिए, तो एक लिमिट सेट करनी होती है, वो लिमिट सेट होती है इससे 2 to 3% ऑफ देयर NDTL। तो अब इसको समझ लेते हैं NDTL क्या होता है। सो देखिए, बैंक्स के पास 2 टाइप की डिमांड वो होती है लाइबिलिटीज़। एक तो डिमांड लाइबिलिटीज़, ठीक है, सो ये डिमांड लाइबिलिटीज़, और एक होती है टाइम लाइबिलिटीज़। तो डिमांड लाइबिलिटीज़ मतलब जैसी डिमांड आई बैंक को फुलफ़िल करनी पड़ेगी। टाइम लाइबिलिटी क्या हो गई कि इसका जब कस्टमर अपने पैसे डिपॉजिट कराता है विद कमर्शियल बैंक, तो एक सर्टेन टाइम का लॉक इन पीरियड होता है, और जैसे कि हो गया FD के अंदर, FD मिनिमम कोई 1 साल 5 साल डिपेंडिंग आपने कितनी वाली चूज़ करी है उस हिसाब से होती है। तो ये हो गई टाइम लाइबिलिटी, मतलब आप इसको समय से पहले में इसको विड्रॉ नहीं कर सकते। तो ऐसी लाइबिलिटी को बोलते हैं टाइम लाइबिलिटी। दूसरी होती है डिमांड लाइबिलिटी। तो जब आप DL प्लस TL को दोनों को जोड़ देते हैं, उसमें से माइनस कर देते हैं इंटर बैंक डिपॉजिट्स। अब क्या होता है, हर बैंक के दूसरे बैंक के पास या कुछ बैंक्स के पास डिपॉजिट होते हैं, उनको बोलते हैं इंटर बैंक डिपॉजिट। तो आप पहले प्लस करेंगे इनको, उसमें से घटा देंगे इंटर बैंक डिपॉजिट्स को, तो जो फिगर निकल के आएगा उसको बोलेंगे NDTL। और उस NDTL का 2% या 3% आप की लिमिट तक आप लोन ले सकते हैं RBI से अंडर दिस फैसिलिटी। टेनर ऑफ बोरोइंग मतलब कितनी ड्यूरेशन के लिए बताया था ना आपको, 1 दिन या 1 रात के लिए। एलिजिबिलिटी, अब कौन कौन ले सकता है, क्या आप और मैं जा सकते हैं लेने, या कोई ये जो हमारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं कंट्री के वो जा सकते हैं लेने? नहीं, सिर्फ शेड्यूल कमर्शियल बैंक। शेड्यूल कमर्शियल बैंक कौन से, जो 2nd शेड्यूल ऑफ RBI एक्ट के अंडर हैं, उस वही बैंक्स हैविंग, ठीक है ना, सारे नहीं, वो वाले बैंक्स जिनका करंट अकाउंट या SGL अकाउंट ना। SGL क्या होता है, सब्सिडरी जनरल लेजर। मैं लिख देती हूँ आपके लिए सब्सिडरी जनरल लेजर, ये वाला अकाउंट अगर खुला हुआ है विद RBI के साथ, वो ही एलिजिबल हैं टू पार्टिसिपेट इन दिस स्कीम। अब डिस्क्रिशन ऑफ RBI, क्या ये कंपलसरी है या ये RBI बंद जाता है इस चीज़ से कि अगर कोई बैंक उसके पास आया तो उसको लोन देना ही पड़ेगा अंडर MSF? नहीं, ऐसा नहीं है। RBI के पास फुल डिस्क्रिशन है इस मामले में कि वो हाँ भी कर सकता है और ना भी कर सकता है कि उसको लोन देना है या नहीं देना। ये टोटली RBI पे ही डिपेंड करता है। अब जो हम एलिजिबल सिक्योरिटीज़ जो हमने गारंटी दी थी ना, जो याद होगा अगर आपको एग्जाम्पल में, कि HDFC ने जाके कुछ सिक्योरिटीज़ प्लेज करी थी RBI के पास कि इन केस अगर मेरे से डिफ़ॉल्ट हो जाए, मैं आपके पैसे वापस नहीं चुका पाऊँ, तो ये जो मैंने गारंटी के तौर पे सिक्योरिटी रखवाई है, इसको आप जाके मार्केट में बेच दीजिएगा और अपने पैसे वसूल कर लीजिएगा। तो उस गारंटी में आप क्या क्या सामान रखवा सकते हैं? सोना चांदी थोड़ी गिरवी रखवाएंगे आप। कुछ चीज़ें तय करी गई हैं RBI द्वारा, सिर्फ उन्हीं को ही आप रखवाएंगे, और वो हैं डेटेड सिक्योरिटीज़ या ट्रेजरी बिल्स या स्टेट डेवलपमेंट लोन के पेपर्स। सिर्फ इसी को ही RBI के पास रखवा सकते हैं। G-Secs को हम, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को शॉर्ट में हम G-Secs भी बोलते हैं। ट्रेजरी बिल आपको पता है हमारे कंट्री में 4 तरीके के होते हैं, और स्टेट डेवलपमेंटल लोन। सो ये सारा अभी आपको मैंने ब्रॉड फ्रेमवर्क दे दिया है कि MSF क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कितने टाइम के लिए लोन लिया जाता है, कौन ले सकता है, ये सब इस वीडियो में क्लियरली मेंशन्ड है। आप एक बार इसको फिर से गो थ्रू करिएगा। बाय नाउ मैं जितने मेजर पॉइंट्स थे रिगार्डिंग मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी वो कवर कर चुकी हूँ। सो दिस इज़ ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच।